नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं शंकर और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 फिजिक्स का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है मानव नेत्र। बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम स्पेशल का ऑब्जेक्टिव वीवीआई सवालों का धमाकेदार सेट। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि यहाँ मैं एक एक करके वही सवाल कराने वाला हूँ जो पिछले सालों में बार बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने के पूरे चांस हैं। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कंसेप्ट बेस्ड सवाल, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ट्रिक और साथ में क्विक रिवीजन नोट्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये पावर पैक्ड सेशन। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ मिलता है सिर्फ और सिर्फ 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। तो चलते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 25 मिमी और ऑप्शन नंबर मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अनंत। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, अनंत। मतलब इसका मतलब ये हुआ सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होगा, तो अनंत होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है दूसरा नंबर में अभिन्न लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में अवतल लेंस में, ठीक है, ऑप्शन में ए में लिखा गया है पुतली द्वारा। ऑप्शन मतलब अभिनेत्र लेंस लिखा है, यहाँ पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, ये लिखा है, था गलती हो गया इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पुतली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रेटिना द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पक्षामी द्वारा और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है परितारिका द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, पक्षमाभि द्वारा, मतलब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभि द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड में लिखा गया है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन में ए में लिखा गया है लाल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हरा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पीला और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बैगनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, बैगनी होगा। मतलब स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में लिखा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कांच की निस्तली, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रिज्म में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो डी होगा। ठीक है, प्रिज्म में। मतलब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 5 नंबर में लिखा है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है वरनागा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो ए होगा। ठीक है, दूरदृष्टि दोष होगा। मतलब जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है तो क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है क्या लिखा है समतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अवतल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है उत्तल लेंस होता है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उत्तल दर्पण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। मतलब मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर था गलती हो गया, लेंस होता है तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लिखा है 7 नंबर में, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आइरिस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है रेटिना और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पुतली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका आंसर तो सी होगा, ठीक है, रेटिना होगा। मतलब मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस प्रभाग पर बनाता है? तो रेटिना भाग पर बनाता है वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर में लिखा है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वास्तविक और उल्टा और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। इसका मतलब ये हुआ सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में लिखा है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रकाश का विवर्तन और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका मतलब ये हुआ टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है टिंडल प्रभाव, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 10 नंबर में लिखा है दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बड़ी वस्तुओं को और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है केवल छोटी वस्तुओं को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, दूर की वस्तुओं को। मतलब दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है तो दूर की वस्तुओं को देख सकती है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर में लिखा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सभी चीज़ों को ठीक से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है किसी भी चीज़ को ठीक से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है दूर की वस्तुओं को अच्छी तरह से और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। मतलब निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है तो निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। और दोस्तों इस मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है, उसको डाउनलोड करके आप अच्छा से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF रहेगा इस लेक्चर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है तरंगदैर्घ्य H को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कैंडेला के रूप में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जूल के रूप में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है एम्पियर के रूप में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के रूप में। मतलब तरंगदैर्घ्य H को सामान्य व्यक्त किया जाता है तो एंगस्ट्रॉम के रूप में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर में लिखा गया है आंखें व्यवहार करती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है समतल दर्पण की तरह और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है उत्तल लेंस की तरह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका आंसर तो बी होगा, ठीक है, उत्तल लेंस की तरह। मतलब आंखें व्यवहार करती है तो उत्तल लेंस की तरह करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर में लिखा है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 20 सेंटीमीटर
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो डी होगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर मतलब सामान्य आँख के लिए स्पष्ट प्रदर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर में लिखा है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अस्थिगमकत और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जरा दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक, मतलब किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो निकट दृष्टि दोष। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 16 नंबर में दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बेलनाकार और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है समतल उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो बी होगा। ठीक है, उत्तल लेंस मतलब दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 17 नंबर में निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बेलनाकार लेंस और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है उत्तल एवं अवतल दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, अवतल लेंस मतलब निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर में लिखा है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अवतल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बेलनाकार और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बाइफोकल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, बाइफोकल मतलब जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाता है तो बाइफोकल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 19 नंबर में श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं मतलब कितने रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 3, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 4, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 5 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, 7 मतलब श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं मतलब रंग होते हैं तो 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर में लिखा है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तब जो वर्ण मतलब रंग में सबसे अधिक विचलित होती है वह है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लाल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पीला, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बैंगनी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया हरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो सी होगा। ठीक है, बैंगनी मतलब श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तब जो वर्ण में सबसे अधिक विचलित होती है तो वह क्या होती है तो बैंगनी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब लिखा है 21 नंबर में यह श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होती है वह है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लाल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पीला, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बैंगनी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है हरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, लाल होगा मतलब श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब जो वर्ण सबसे कम विचलित होती है वह क्या है तो लाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विभंजन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रतिबिंब
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अपवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है। वर्ण विक्षेपण मतलब प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लाल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पीला, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बैंगनी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है हरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, लाल। मतलब प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 में लिखा गया है प्रिज्म से हो निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रिज्म में कर व अपना कर कोण से। मतलब प्रिज्म में का वह कोण, मतलब आप देखिए प्रिज्म के कोण व अपना कोण से ले। अब ऑप्शन बी में लिखा गया प्रिज्म में के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, ठीक है, मतलब प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। ऑप्शन मतलब सी में लिखा गया सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इसका कोई कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, सी होगा। मतलब सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, ठीक। मतलब प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंग ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रेटिना, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है परिसारिक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पुतली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, कॉर्निया। मतलब निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंग ग्रहण करता है? तो कॉर्निया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 में लिखा है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है क्योंकि, मतलब वर्ण मतलब रंग हो जाते हैं, रंग होता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा है प्रिज्म में कोई हो पर किरणों का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रिज्म में कोई हो पर किरणों का विचलन होता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रकाश कोण विवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्रिज्म में इन किरणों का विवर्तन मिश्रित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर? तो डी होगा, ठीक है, प्रिज्म में इन किरणों का विवर्तन मिश्रित होता है। मतलब प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है क्योंकि प्रिज्म में इन किरणों का विवर्तन मिश्रित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है -2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 5 डायोप्टर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, 5 डायोप्टर। मतलब एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो 5 डायोप्टर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 28 नंबर में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पलक छापी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है परिसारिका, ऑप्शन सी में लिखा गया है नेत्र लेंस और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रेटिना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, परिसारिका। मतलब पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो परिसारिका करता है, ठीक है, परितारिका करता है, यहाँ था गलती लिखा गया परितारिका करता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है तो किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निकट दृष्टि दोष,
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जरा दृष्टि दोष। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मोतियाबिंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है। जरा दूरदृष्टि दोष मतलब किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो जरा दूरदृष्टि दोष, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नेत्र के अंतर पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अंतर्गत के अंतर पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इसका मतलब ये हुआ नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 में लिखा है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के का प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लाल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नारंगी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पीला। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर तो डी होगा, ठीक है, नीला। मतलब जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं तो नीला रंग के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 में लिखा है मानव नेत्र कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दूरबीन की भांति। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कैमरा की भांति। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सूक्ष्मदर्शी की भांति। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, कैमरा के भांति। मतलब मानव नेत्र कार्य करता है तो कैमरा की भांति करता है कार्य, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 में लिखा गया है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रकीर्णन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। मतलब इसका मतलब ये हुआ प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है, प्रकाश मतलब 2 मिनट पूर्व, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 में लिखा है नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अंडाकार। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गोलाकार। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वर्गाकार। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है त्रिभुजाकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या है इसका आंसर तो बी होगा, ठीक है, गोलाकार। मतलब नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है तो गोलाकार की तरह होती है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 में लिखा गया है नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 3.2 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 3.4 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर। मतलब नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है तो 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 में ठीक है लिखा है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है परितारिका। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रेटिना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है स्वच्छ मंडल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, परितारिका। मतलब कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं तो परितारिका कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 में लिखा है परितारिका नियंत्रण करती है।
ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ तो होगा, ठीक है। परितरिका नियंत्रण करती है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है नेत्र की साइज को। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है क्रिस्टल के साइज को। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है रेटिना के साइज को। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पुतली के साइज को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए डी होगा, ठीक है। पुतली के साइज को, मतलब परितरिका नियंत्रण करती है तो पुतली के साइज को करती है परितरिका नियंत्रण, ठीक है। परितरिका नियंत्रण करती है पुतली के साइज को। चलते हैं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पुतली। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है क्रिस्टलियम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है रेटिना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है परितारिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। पुतली, मतलब नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तो पुतली करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 में लिखा गया है बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रेटिना में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है क्रिस्टल में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है परितरिका में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पुतली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। रेटिना में, मतलब बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है तो रेटिना में होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर में लिखा गया है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है परितारिका। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रकाश सुग्राही। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पुतली। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है। प्रकाश सुग्राही, मतलब विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है तो प्रकाश सुग्राही करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 में लिखा गया है एक सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पुतली में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है रेटिना में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कॉर्निया में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो ए होगा, ठीक है। मस्तिष्क में, मतलब सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है तो मस्तिष्क में होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 में लिखा है 42 में लिखा है मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब। ऑप्शन ए में लिखा गया है क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, मतलब हो जाए। ऑप्शन बी में लिखा गया है क्रिस्टलीय लेंस बुदा हो जाए। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए एवं बी दोनों, मतलब मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, मतलब क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए और एवं क्रिस्टलीय लेंस बुदा हो जाए, दोनों होता है। ए एवं बी दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 43 में लिखा गया है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लाल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नीला। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पीला। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नारंगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, नीला। मतलब वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है तो नीला रंग करता है अधिक प्रकीर्णन, ठीक है, वायुमंडल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 44 में लिखा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 3। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 7। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 6। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, 7। मतलब इंद्रधनुष में कितने रंग होता है तो 7 रंग होता है इंद्रधनुष में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 में लिखा गया है सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पाइथागोरस ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गैलीलियो ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में
ए होगा, ठीक है। न्यूटन ने, मतलब सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कॉच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 में लिखा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्य से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2 मिनट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 3 मिनट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 4 मिनट और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, 2 मिनट। मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्य से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 में लिखा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है हवा में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जल में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है शीशा में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है हीरा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, हवा में। मतलब निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में होती है अधिकतम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59 में लिखा गया है सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जलमंडल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जैव मंडल और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है स्थल मंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, वायुमंडल। मतलब सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण कौन है? तो वायुमंडल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 में लिखा गया है प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दृश्य, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अदृश्य, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है टिंडल और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, दृश्य। मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है तो दृश्य बनाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर में मतलब 52 नंबर में लिखा गया है टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जंगल में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बाजार में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है खेतों में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, जंगल में। मतलब टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है तो कहाँ देखा जा सकता है? तो जंगल में देखा जा सकता है टिंडल प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 में लिखा गया है वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लाल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है काला, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नीला और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है उजाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, काला। मतलब वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? तो काला प्रतीत होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 में लिखा है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नीला, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उजाला, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है काला और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, काला। मतलब अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 में लिखा है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पीला, ऑप्शन नंबर सी बी में लिखा गया है हरा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नीला और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है लाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, लाल। मतलब खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 में लिखा गया है सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लाल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बैगनी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पीला और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है
काला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, लाल। मतलब सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है, तो लाल दिखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 में लिखा गया है दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लाल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है श्वेत, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नीला और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बैगनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, लाल। मतलब दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, तो लाल प्रतीत होता है दोपहर के समय, ठीक है, दोपहर के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58 में लिखा गया है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के नीलबंध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कोलाइड, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पुंज, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रकाश और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो ए होगा, ठीक है, कोलाइड होगा। मतलब किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है, तो कोलाइड कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है टिंडल का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तरंग का प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ए एवं बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, टिंडल का प्रभाव। मतलब किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव VBI क्वेश्चंस को पूरा कवर कर लिया है। उम्मीद है कि अब आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि बिहार बोर्ड 2026 के हर सब्जेक्ट का VBI कंटेंट आपको समय पर मिलता रहे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस चैप्टर का एवं या सब्जेक्ट पर चाहते हैं। मैं शंकर फिर मिलूँगा एक नई स्टडी वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को सच करिए। जय हिंद, जय भारत।